नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मॉर्निंग बुलेटिन में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके समक्ष। आज दिन भर की जो बड़ी खबरें होने वाली हैं और कल रात 9:30 बजे से लेकर अब तक जो अपडेट्स हैं उनके साथ जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि इससे पहले कि आप ऑफिस पहुंचे तमाम खबरों का एक आपको एक ब्रीफ न्यूज कैप्सूल मिल जाए और आपको ये ध्यान रहे कि आज किस खबर पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है और क्या क्या खबरें आपके आसपास की महत्वपूर्ण हो सकती हैं और क्या घटनाएं जो हैं उन पर नजर रखनी होगी। तो स्वागत है आपका सब लोगों का और शुरू करेंगे। कल जगत प्रकाश नड्डा ने धर्मशाला में बीजेपी के महामंथन में कार्यकर्ताओं को नसीहत दी थी कि वे एक एक व्यक्ति जो है वो अपनी पूरी ताकत पार्टी के मिशन रिपीट के लिए लगाए और ऐसा ना हो कि जैसे जगन्नाथ जी का रथ खींचा जाता है कि सिर्फ हाथ लगाया और पता नहीं खींच कौन रहा है और चल रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सीधा संकेत था कि हाईकमान जो है वो संतुष्ट नहीं है यहाँ अब तक जो भी हो रहा है उससे। ये सीधा संकेत था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मिलकर चलना होगा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर की उन्होंने नसीहत करी और सभी मिलकर चलेंगे तभी होगा। उन्होंने जिस हिमाचल के जिस मॉडल की पूरे देश में चर्चा है, पन्ना प्रमुख की वोटर लिस्ट के एक पन्ने को लेकर जो है कमेटी बनाई, उन्होंने कहा कि अब उससे भी नीचे जाना होगा और माइक्रो लेवल पे जाना होगा, जिसको आप कह सकते हैं नैनो लेवल पे जाना होगा कि अब पन्ना प्रमुख के बाद जो पन्ना कमेटी बनानी होगी। उस कमेटी में भी जो है अब देखिए, एक पन्ने में मान लीजिए 70 या 80 या 20 वोटर हैं, तो 20 वोटरों पे भी कमेटी बनाई जाएगी। बीजेपी इस लेवल पर काम करना चाहती है और ये दर्शाता है कि जहां केंद्रीय नेतृत्व है पूरी तरह से इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को रिपीट कराया जाए। लेकिन उन्होंने जो कहा इसके बड़े दूर के मायने हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस हाथ पे हाथ लगाया जा रहा है रस्सी के साथ और रथ खींचता है तो खींचता चला जाए और तब फिर सब कहेंगे कि हमने खींचा, लेकिन ऐसे नहीं खींचेगा उन्होंने कहा। तो साफ उनके कहने का मतलब यही था कि ऐसे नहीं चलेगा और कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ जोर लगाना होगा। अब वो जोर कितना लगाते हैं कितना नहीं, आज वो तय होगा, क्योंकि नड्डा की नसीहत के बाद आज अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर की जो जय घोष है उस पर सबकी नजर रहेंगी। आज ये दोनों अलग अलग सत्रों को संबोधित करने वाले हैं। समापन सत्र को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संबोधित करेंगे आज शाम को, दिन में अनुराग ठाकुर का सत्र होगा। कल सांसदों की भी ब्रीफिंग हुई थी जिसमें अनुराग ठाकुर भी थे, बाकी सांसद भी थे प्रदेश के, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। अब इसके बाद इस मंथन में क्या निकलेगा क्या नहीं देखना होगा। मंथन में विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। ऐसा कोई मंथन नहीं है जिसमें विष और अमृत दोनों इकट्ठे ना निकले, अलग अलग निकले, या विष ही निकले या अमृत ही निकले। ऐसा मंथन नहीं होता है, चाहे वो समुद्र मंथन हो, चाहे बीजेपी का मंथन हो, चाहे कांग्रेस का मंथन हो, विष और अमृत दोनों निकलते हैं। और किस तरह अमृत को आपने ऊपर लाना है और विष को आपने माइनस करना है, ये चीजें देखनी होती हैं। तो ये उसके बाद देखी जाएंगी। फिलहाल नड्डा की नसीहत के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि अब जयराम और अनुराग ठाकुर के जय घोष पे नजर रखनी होगी। अनुराग ठाकुर आज मूल रूप से केंद्र की जो उपलब्धियां हैं, बजट में जो नई चीजें आई हैं, क्योंकि उनका अपना विभाग है, उन चीजों पर फोकस रखेंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और फिर देखना होगा कि अंततः जयराम ठाकुर अपनी किन उपलब्धियों को उल्लेख करते हैं, किन चीजों को वो बड़ा बताते हैं। कई चीजें बीच में आई कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अब तो अपनों को ही हिसाब देने की बारी है। ये बीजेपी का ही कार्यक्रम है, इसमें बीजेपी को ही हिसाब देना होगा और यहीं से कार्यकर्ताओं को जब आप सही हिसाब देंगे तो वही कार्यकर्ता इसको माउथ टू माउथ आगे आम आदमी तक ले जाने का काम करेंगे। तो ये एक अहम मंथन इसलिए इसको कहा जा रहा था, लेकिन इस मंथन पर कांग्रेस की चुटकी भी आई है। मुकेश अग्रवाल ने कहा कि हम आलीशान बिल्डिंगों में बैठकर, आलीशान होटलों में बैठकर मंथन नहीं करते, हम तो आम आदमी की पार्टी है, कार्यकर्ता हैं हम, और बीजेपी जो है वो हाई फाई पार्टी है। उधर राठौर ने कहा है कि मंथन इस बात पे न कहें कि जीतना कैसे है, मंथन इस बात पर करें कि महंगाई कैसे रोकनी है, मंथन इस बात पर करें कि बेरोजगारी कैसे रोकनी है, मंथन इस बात पर करें कि लैंड ऑर्डर की पोजीशन कैसे संभालनी है, मंथन इस बात पर करें कि जो विकास रुका पड़ा है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, मंथन इस बात पर करें कि जो कर्जा महीना दर महीना लिया जा रहा उसको कैसे कम करना है। क्योंकि इन तमाम चीजों के वादे करके कांग्रेस को हराकर बीजेपी सत्ता में आई थी, ये कांग्रेस ने कहा है। तो कांग्रेस के तंज हैं। उधर बाली ने भी कहा है कि हम लोग जो है हाई प्रोफाइल मंथन करके नहीं है, हम धन बल से नहीं, हम जन बल से जीतेंगे। बाली ने मंडी में ये कहा, मंडी नगर निगम चुनाव के लिए उनकी ड्यूटी लगी है। तो जीएस बाली कल मंडी में पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि भाजपा धन बल से जीतने की कोशिश करती है और जीत भी रही है कुछ जगह पे, लेकिन हम बीजेपी को धन बल से तो नहीं जन बल से हरा देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस भी
इसी मेन टाइम पे सक्रिय होगी है। कांग्रेस में आने वाले समय में कुछ और बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। अहम है इस खबर की कभी अलग से चर्चा करेंगे 1-2 दिन के भीतर में कि क्या बदलाव होने वाले हैं, कौन को किस जगह पे फिट होने वाला है, क्या कोई नई नीतियां होने वाली हैं। लेकिन आज मुख्य रूप से धर्मशाला में नजर रहेगी। समापन होगा 3 दिन की जो मंथन शिविर है बीजेपी का, कार्यकारिणी की जो बैठक है जिसको बेसिकली मंथन उसमें हो रहा है, उसमें से कितना अमृत निकलता है, कितना विष निकलता है, किसका कितना अनुपात रहता है ये देखना होगा। क्या चीजें रहती है, क्या रोड मैप लिया जाता है ये देखना होगा। नड्डा ने साफ कह दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, सबको जो है जोर लगाना होगा। सिर्फ सांकेतिक हाथ लगाने से बीजेपी का रथ आगे नहीं बढ़ेगा। रथ से याद आया, रथ तो जयराम ठाकुर चलाने भी जा रहे हैं। स्वर्ण जयंती रथ यात्रा शुरू हो रही है हिमाचल की, उस बहाने उसको भी देखा जा रहा है पॉलिटिकल नजर से। तो देखना होगा कि उस रथ का भी क्या होता है। सुना है कि 25 लाख लोगों तक पहुंचाने का उसको टारगेट है, ऐसा सरकार ने दावा किया है। और सभी 3615 पंचायतों से होकर वो रथ निकलेगा स्वर्णिम यात्रा का। कल भी उन्होंने इस बात को लेकर जो है मीडिया के साथ चर्चा करी है। इसके बाद बात करते हैं आंदोलन की। सुंदरनगर में एक आंदोलन शुरू हो गया। आपको याद होगा कि सुंदरनगर में आईटीआई जब खुली थी उसके ठीक 3 दिन बाद 3 बच्चे आईटीआई के जो प्रशिक्षक थे वो आईटीआई की छत पर गए और हाई ट्रांसमिशन लाइन की चपेट में एक बच्चा आ गया, दूसरा उसको बचाने गया, वो भी चपेट में आ गया और उसकी डेथ होगी। दोनों की डेथ होगी बाद में, जिसको पहले करंट लगा था उसके भी, और एक बच्चा जो है जैसे तैसे बच गया। उसके बाद लोगों में वहां क्रोश है लगातार। और अब वहां पर बाईपास जो सुंदरनगर का है उसके बहाने वहां कुछ हाई ट्रांसमिशन लाइन के टावर बदले जाने हैं और उसको लेकर आंदोलन फूट पड़ा है। गांववासी खासतौर से सुंदरनगर के जो गांव हैं कपाही, डोडवा, यहाँ पे महिलाएं लामबंद हो गई हैं उस ट्रांसमिशन लाइन को बदलने के खिलाफ। और कल उन्होंने गले में रस्सियां डालकर फंदे बनाकर कहा कि पहले हमको लटकाइए, उसके बाद हमारे खेतों में इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन बिछाइए। तो ये एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है क्योंकि वहां लोगों में पहले से रोष है। मंडी में, सुंदरनगर में, उस इलाके में हाई ट्रांसमिशन लाइन बस्तियों के आसपास से गुजरती हैं और काफी लोग गुजरती हैं। मंडी में भी पहले ऐसा मामला हो चुका है। 2-3 मामले सामने आ चुके हैं जहां बच्चों की या किसी व्यक्ति की या महिला जो है ट्रांसमिशन लाइन की चपेट में आ गई थी। कुछ लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली ये जो दुखद घटना सुंदरनगर में हुई उसके बाद से लोग अब लामबंद है। देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले को जो है सरकार देखती है और क्या नहीं करती है, और किस तरह से इसको निपटा जाता है। अगर बात कुछ और हिमाचल की खबरों की करें तो हिमाचल प्रदेश अब शिक्षा विभाग में 545 टीजीटी की नियुक्तियां हुई हैं पिछले कल, और 87 फार्मासिस्ट भी मिले हैं। ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मामला रिलीज हुआ है। तो जो 545 टीजीटी मिले हैं ये 1999 से 2001 के बीच के हैं, जनरल बैच वाले जो हैं। बाकी 2003 तक के बैच भी हो गए हैं कुछ जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके। इसमें से 142 टीजीटी नॉन मेडिकल के हैं, 101 टीजीटी मेडिकल के और 302 टीजीटी जो है आर्ट्स पद की नियुक्तियां दी गई हैं। 87 जो फार्मासिस्ट तैनात किए गए हैं उसमें से 21 फार्मासिस्ट कांगड़ा में, शिमला में मिले हैं सबसे ज्यादा। कांगड़ा में 12 मिले हैं, चंबा में 10, बिलासपुर में 3, सोलन में 7, हमीरपुर में 2, सिरमौर में 8, ऊना में 1, किन्नौर में 6, लाहौल स्पीति में 5, मंडी में 5 की तैनाती हुई है। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। कोरोना काल से हम लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन अभी कई कुछ हमको जो है वो करना होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर है कि प्रदेश विश्वविद्यालय ने आगामी 22 फरवरी से शुरू होने वाली स्नातक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए 52 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है और इसमें बैठने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए घरों के नजदीक के परीक्षा केंद्रों में भी सेमेस्टर परीक्षा देने की इजाजत दे दी है। पहले ये नहीं थी कि घरों के नजदीक नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला ले लिया है। तो ये बड़ा फैसला है। यह व्यवस्था केवल बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम, तृतीय और 5वें सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए की गई है, जो कि 22 फरवरी से शुरू हो रही है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल व एलपीजी के दाम बढ़ाकर केंद्र सरकार और उसके नेता अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और आम लोगों पर डाका पड़ रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस लगातार मुखर है। धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और मुख्य कांग्रेस आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ, और शायद ये आंदोलन भी ये भी बताएंगे कि कांग्रेस अब किस दिशा में 2022 को लेकर जा रही है। उधर हिमाचल प्रदेश में परिवहन सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन करने की तैयारी पूरी हो गई है। परिवहन विभाग ने इसका पूरा फाइनल ड्राफ्ट जो है वो सरकार के अनुमोदन के लिए भेज दिया है। सरकार जैसे ही फाइल को मंजूरी देती है परिवहन सेवा ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएगी। विभाग का दावा है कि फरवरी माह के एंड तक, यानी अब कुछ ही दिन बचे, आज
19 तारीख हो गई है, तो अगले 9-10 दिन में ये मामला हो जाएगा या फिर मार्च के पहले हफ्ते में ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा और परिवहन सेवाएं ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी। प्रदेश के किसी भी जिला के लोगों को परिवहन सेवाओं के लिए आरटीओ और परिवहन विभाग के निर्देशालयों में नहीं जाना होगा, और जहां वो बैठे हैं वहीं से ऑनलाइन या लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से ये कर सकते हैं। मौजूदा समय में प्रदेश के 2 जिलों कांगड़ा और शिमला में ऑनलाइन परिवहन सेवाएं हासिल हो रही हैं और प्रदेश के अन्य जिलों में ये व्यवस्था जो है नहीं थी। 10 जिलों में ये सेवाएं ऑनलाइन देने की तैयारी अब पूरी हो गई है और इससे काफी जो है लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। राहत के बाद अब बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश को एक और बड़ा तोहफा मिला है। आईपीएल में हिमाचल प्रदेश के एक और जो युवा खिलाड़ी हैं वैभव अरोड़ा, उनको लिया गया है। उनको बेस प्राइस उनका 20 लाख था और केकेआर ने उनको 20 लाख में ही खरीदा है। तो ये एक बड़ी खबर हिमाचल के लिए, हिमाचल के लिहाज से। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो है वैभव ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। वो ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 10-1 विकेट लिए हैं और उनके उस प्रदर्शन के आधार पर उनको जो है लिया गया। अब देखना ये होगा कि उनका ये आईपीएल बेंच पे ही निकल जाता है या फिर कुछ इसका जो है वो और भी मामला रहता है। बेंच के अलावा वो खेल भी पाते हैं, केकेआर में कोई मैच कोई नहीं है। अगर बात ओवरऑल आईपीएल की करें तो न्यूजीलैंड के, माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका के जो ऑलराउंडर है क्रिस मॉरिस, उन्होंने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने युवराज, आपको याद होगा कि 2015 में दिल्ली डेयरडेविल ने युवराज को 16 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन कल क्रिस मॉरिस को जो है 16 करोड़ 25 लाख रुपए में क्रिस मॉरिस बिके हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी महंगी बोली है। उन्हें राजस्थान रॉयल ने खरीदा है, लेकिन अधिकांश जो मामले हैं वो सारी टीमों ने कुछ ना कुछ खरीदा है। सबसे ज्यादा पर्स जो था आईपीएल का वो किंग्स 11 पंजाब के पास था और किंग्स 11 पंजाब ने है वहां पे ज्यादा लोग जो है खरीदे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है कि एक चेन्नई सुपर किंग ने चेतेश्वर पुजारा को खरीदा है, जो एक अच्छा संकेत है। चेतेश्वर पुजारा पिछले 7 साल से नहीं बिके थे, वो उनका नाम रहता था लेकिन कोई उन पर बोली नहीं लगाता था। उनका बेस प्राइस 50 लाख था, चेन्नई सुपर किंग ने उनको 50 लाख में खरीदा है। अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बेटे, उनको भी मुंबई इंडियंस ने 20 लाख के बेस प्राइस पे खरीदा है। तो कुछ नई चीजें मिलेंगी। अर्जुन तेंदुलकर को आप देखेंगे, वैभव हिमाचल प्रदेश के लिए ला पाते हैं, ये भी देखना होगा। अगर उनको मौका मिलता तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ कि अगर किसी मैच में उनको जो है फाइनल प्लेइंग 11 में हिस्सा मिलेगा, हम ये चाहेंगे ताकि हिमाचल के कुछ और लड़कों पे जो है आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं उनकी नजर जाए। तो ये खबरें थी आईपीएल से जुड़ी हुई। बात अब आज की कुछ और खबरों की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 6 दिन से लगातार 3000 से ज्यादा केसेस पूरे महाराष्ट्र में आ रहे हैं और ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है। इसके चलते महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। खासतौर से अमरावती में 36 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। हर हफ्ते शनिवार को रात के 8 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 7 बजे तक 36 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। और अकोला में भी, मुंबई के बिल्कुल पास है, अकोला में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। और यवतमाल में भी पाबंदियों में बढ़ोतरी करी गई है। सभी स्कूल और कॉलेज 28 फरवरी तक बंद करने का फैसला किया गया है। रेस्टोरेंट, फंक्शन हॉल में 50% लोग ही आ सकेंगे। किसी भी जगह 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है इन इलाकों में खासतौर से। और डेली यवतमाल और अमरावती में पिछले कुछ दिनों से 400 से 500 केस जो है डेली आ रहे थे और ये चिंता जो है बनी हुई थी इस पर, क्योंकि एकदम से सडन राइज वहां पे केसेस में आया है। आपने देखा 6 दिन से लगातार 3000 केसेस मिलते, 6 दिन में 20,000 केसेस आ चुके हैं, तो 3000 से ऊपर एवरेज है। और ये सिलसिला रविवार से शुरू हुआ था। रविवार का जो राउंड था 24 घंटे का, उसमें 4000 से ज्यादा केसेस आए थे वहां पे। तो ये चिंतक है और नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है मुंबई में। और ये कहा गया कि अगर किसी बिल्डिंग में 5 से ज्यादा केसेस आते हैं, उस बिल्डिंग को सील करके क्वारंटाइन या उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा और क्वारंटाइन कर दिया जाएगा सब लोगों को। और फेस मास्क नहीं लगाने पर फिर से सख्ती कर दी है। 300 मार्शल जैसे रखे गए हैं जो ट्रेन में इस बात की नजर रखेंगे कि कौन बिना फेस मास्क के चढ़ रहा है और उसको पकड़ के उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब महज 310 केस रह गए हैं एक्टिव केसेस। लगातार इसमें कमी आ रही है। हालांकि कोरोना फ्री होने के बाद हमीरपुर जिला में एक बार फिर से केसेज आ गए। 2 केसेज वहां पे आ गए हैं पिछले 2 दिन में। कल 1 केस आया था, परसों 1 केस आया था, 2 केसेज आ गए। पिछले कल 14 केसेज आए थे, जिनमें से हमारे पास 3 केस
माफ कीजिएगा, पिछले कल जो 14 केस है तो उसमें 3 केस कुल्लू में आए थे, 1 केस मंडी में आया था, 3 केस सिरमौर में आए थे और 4 केस ऊना में आए थे। 301 एक्टिव केसेज हमारे पास हैं अभी। बिलासपुर में 22 एक्टिव केस हैं, चंबा में 4 रह गए ऐसे, हमीरपुर में 2 हैं, वो भी कोरोना फ्री होने के बाद 4 दिन के बाद जो है दोबारा से केसेज आए हमीरपुर में। कांगड़ा में 50 हैं, अभी भी 50 हैं कांगड़ा में। किन्नौर में 8 केस रह गए, कुल्लू में 17, लाहौल स्पीति कोरोना फ्री है। मंडी में 45 केस, ये 50 से नीचे आ गया मंडी। शिमला में 35, सिरमौर में 27, सोलन में 18 और ऊना में 73 केसेस अभी बने हो। तो अब ऊना जो है टॉप पे चला गया इस लिस्ट में, क्योंकि रिकवरी जो है 1-2 दिन से अच्छी रिकवरी जो है मंडी में हुई है और कांगड़ा में। तो अब ऊना 73 केसेस के साथ टॉप पे चला गया। लेकिन ये सारी परिस्थितियां जो है हमें लगता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में, और या ज्यादा से ज्यादा 15 मार्च तक, तो 20 मार्च को पिछली बार लॉकडाउन शुरू हुआ था, एक तरह से कर्फ्यू शुरू हुआ था, तो उससे पहले मुझे लगता है कि हिमाचल को जो है वो अब कोरोना फ्री हो जाना चाहिए। हालांकि मई में ही हो रहा था, देखिए पिछले मई में ही हमारे पास 3 केस रह गए थे 4 मई को। उसके बाद ट्रेन आनी शुरू हुई बॉम्बे से, बाकी जगहों से, और सारा सिनेरियो जो बदल गया। चलिए, अब तक 58,312 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं प्रदेश में, 57,017 लोग ठीक हो चुके हैं, 984 लोगों की डेथ हो चुकी है और अभी इसमें हमारे पास 301 एक्टिव केसेज हैं। पिछले कल 69 लोग रिकवर हुए थे, जिसमें से 40 सबसे ज्यादा लोग जो है रिकवर हुए थे कांगड़ा में, 11 मंडी में रिकवर हुए थे, 6 सोलन में, 4 ऊना में, 5 शिमला में, 2 सिरमौर में और 1 जो है वो चंबा में रिकवर हुआ था। अभी के लिए इतना ही। दिन भर तमाम खबरों पे हमारी नजर रहेगी। बीजेपी के महामंथन में अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं उस पर सबकी नजर रहेगी, और फिर सारी चीजों को जयराम ठाकुर ने किस तरह से लिया है और फिर वो क्या रोड मैप आगे कार्यकर्ताओं के सामने रखते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। पल पल की खबरें आपको बाकी भी जगहों की भी देंगे। फिलहाल इतना ही। शाम 7 बजे फिर से मुलाकात होगी, रात 9:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए।